So let's start our chapter thermodynamics of chemistry, and I'm going to do it from complete short notes. So in this chapter, first of all, let us see that what we're going to study. So जो थर्मोडायनेमिक्स है यहाँ पे हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स को हम मेनली तीन पार्ट पे क्लासिफाई कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के पहले पार्ट पे हम पढ़ते हैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ के साथ एक जीरोथ लॉ होता है, लेकिन वो अभी उतना काम नहीं आता, मतलब वो वैसे ही ईजी है। सो हम फर्स्ट लॉ यहाँ पे पहले देखेंगे। So after first law, we are going to see here the thermochemistry portion, and after that we will see the second law of thermodynamics. So mainly thermodynamics is classified into three parts: first law, thermochemistry, and the second law. So in first law of thermodynamics, before stating the first law, that what the first law of thermodynamics actually is, we need to learn about the path function. path function ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं। मतलब आप कोई एक ऐसा फंक्शन मान लो या फिर कोई ऐसा रिएक्शन मान लो जो कि सपोज ए से बी एक पाथ को फॉलो कर रहा है। सो ए और बी का जो ये इनिशियल पोजीशन है, इसके स्टेट पे फंक्शन डिपेंड नहीं करेगा। फंक्शन बस ये जो पाथ यहाँ पे फॉलो हो रहा है इस पाथ पे डिपेंड करेगा। ये वाला जो पाथ आप देख रहे हो इस पाथ पे बस फंक्शन डिपेंड करेगा, इनिशियल फाइनल पोजीशन पे नहीं करेगा। सो एग्जाम्पल ऑफ पाथ फंक्शन जैसे वर्क डन हो गया, हीट हो गया, या फिर हीट कैपेसिटी हो गया, मतलब हीट कैपेसिटी एक्चुअली ये है। सो वर्क डन, हीट कैपेसिटी सभी हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बेसिक एनालॉजी कि सपोज अगर हमारे पास कोई चीज़ है जहाँ पे, मतलब अगर हमारे पास कोई एक क्लोज्ड जगह है जहाँ पे कोई काम हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है, कोई रिएक्शन वगैरह हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि सिस्टम। उसको हम बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम के अंदर हमारा रिएक्शन होता है, उसके बाहर एक बाउंड्री रहता है, मतलब सिस्टम को ऑब्वियसली बाउंड्री कवर करते हैं, क्लोज बाउंड्री में सिस्टम रहता है, और उसके बाहर रहता है हमारे पास सराउंडिंग्स। सो जो सिस्टम से हीट निकालता है वो सराउंडिंग्स में जाता है, और सराउंडिंग्स रहता है हमारे यूनिवर्स के अंदर। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों को लेके हम बोलते हैं यूनिवर्स। फिर जो सिस्टम होता है वो तीन टाइप का होता है। मैंने पहले बोला था कि सिस्टम, मैंने बोला था कि क्लोज बाउंड्री होना चाहिए। सो सिस्टम मेनली तीन टाइप का होता है। एक तो क्लोज होता है जो मैंने बताया, ओपन भी हो सकता है या फिर आइसोलेटेड भी हो सकता है। आप देखो कि जब सिस्टम हमारा ओपन रहेगा तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इसका जीरो होगा। ये आप एन मान लो, चेंज इन नंबर ऑफ मोल मान लो, ये डेल्टा एन, ये जीरो नहीं होगा। क्योंकि आप देखो कि अगर कोई सिस्टम हमारे पास ओपन है तो मतलब जो सब्सटेंस है उस सिस्टम में वो बाहर भी जा सकता है और कुछ सब्सटेंस अंदर भी आ सकता है। तो ऑब्वियसली चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियसली जीरो नहीं है, क्योंकि मोल्स में चेंज आएगा। वॉल्यूम भी चेंज इन नंबर ऑफ वॉल्यूम, मतलब चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो नहीं है, क्योंकि अगर कोई सब्सटेंस को हमने ओपन कर दिया तो उसका वॉल्यूम कैसे डिफाइन करेंगे, हम वॉल्यूम डिफाइन ही नहीं कर सकते। लेकिन उसको अगर हमने क्लोज कर दिया, सो क्लोज करने के बाद जो इसका अब देखो कि अगर कोई चीज़ को हम क्लोज कर देते हैं तो जो उसके अंदर चीज़ है, मतलब उसके अंदर कुछ भी हो वो बाहर नहीं जा सकता। जैसे चेंज इन नंबर ऑफ मोल जीरो होगा, क्योंकि कोई मोल उसके अंदर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिया। और चेंज इन वॉल्यूम वो जीरो नहीं होगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम आएगा उसमें। अगर हम कोई सिस्टम को क्लोज भी करते हैं तो फिर भी उसके चेंज इन वॉल्यूम आएगा। और अगर हम कोई सिस्टम को एकदम पूरा आइसोलेट कर देते हैं, मतलब एकदम ही पूरा अलग कर देते हैं, तो इसमें जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि कोई मोल में चेंज नहीं आएगा और कोई वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आएगा। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे यहाँ पे। मतलब थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। जैसे एक्सटेंसिव अमाउंट और साइज ऑफ द मैटर पे डिपेंड करता है, और ये एडिटिव होता है। मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एनर्जी हो गया, एनर्जी टर्म, जैसे कोई भी एनर्जी टर्म हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उनको हम ऐड कर सकते हैं, या फिर थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, जो भी मान लो। और इंटेंसिव क्या है, जो कि डोंट डिपेंड ऑन अमाउंट और साइज ऑफ मैटर, मतलब अमाउंट और साइज ऑफ मैटर पे ये डिपेंड नहीं करता, वो उसको हम करते हैं इंटेंसिव, और ये एडिटिव नहीं होता। जैसे आप देखो कि कंसंट्रेशन टर्म, जैसे हम मोलारिटी, टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इन सब चीज़ों को हम वैसे ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट, और ये डिपेंड नहीं करता, मतलब ये अमाउंट साइज ऑफ द मैटर पे डिपेंड नहीं करता। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ये अगर हम कोई सिस्टम है हमारे पास, सपोज एक सिस्टम, उसका कोई टेम्परेचर हुआ और हम सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, सो टेम्परेचर सेम ही रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको ऐसे भी बोला गया है कि इंटेंसिव जो प्रॉपर्टी होता है, मतलब अगर हम सिस्टम को डिवाइड करते हैं तो डिवीजन में इंटेंसिव प्रॉपर्टी का कोई चेंज नहीं आता है यहाँ पे।
अच्छा, यहाँ पे आप चीज़ देखो एक कि जब भी हम एडिशन करते हैं या फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है कि अगर हम कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में ये चीज़ करते हैं तो वो एक्सटेंसिव ही रहता है, लेकिन अगर हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी में करते हैं तो ये इंटेंसिव रहता है। लेकिन जैसे कुछ टाइम आता है जैसे ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाए या फिर इंटेंसिव मतलब इंटेंसिव तो इंटेंसिव रहता ही है लेकिन एक्सटेंसिव इंटेंसिव में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद पाथ फंक्शन हमने पढ़ लिया था कि पाथ फंक्शन स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, बस पाथ पे डिपेंड करते हैं जो कि वो फॉलो करते हैं रिएक्शन में। इसके बाद आता है हमारे पास स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या है कि स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, डोंट डिपेंड ऑन द पाथ। इसको आप मतलब ऐसे नाम से ही समझ सकते हो कि ये पाथ पे डिपेंड करेगा, स्टेट पे नहीं करेगा। जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, फिर फ्री एनर्जी हो गया, फिर गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, फिर पोटेंशियल एनर्जी हो गया, फिर एंट्रोपी हो गया। ये सब चीज़ें जो कि हम बाद में देखेंगे इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, वो सारे के सारे जो भी है वो स्टेट फंक्शन है यहाँ पे। और जो स्टेट फंक्शन है वो मतलब सिस्टम के पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बस इनिशियल फाइनल स्टेट जो होता है और जो मतलब करंट स्टेट होता है उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोसेस। जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है उसमें कुछ प्रोसेस होता है जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर चेंज जीरो होता है, आइसोकोरिक जहाँ पे वॉल्यूम चेंज जीरो होता है, आइसोबारिक होता है जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है मतलब चेंज इन प्रेशर जीरो होता है। ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एडियाबैटिक चेंज भी एक होता है जहाँ पे हीट कहा गया है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक भी एक चेंज होता है यहाँ पे। एडियाबैटिक आप देख सकते हो कि जहाँ पे हीट चेंज जीरो होता है, हीट चेंज यहाँ पे जीरो होता है एडियाबैटिक में। सो इसको हम बाद में देखेंगे। सो पहले इसको हम देख लेते हैं कि क्या है। सो मैंने बोला कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर सेम रहता है, मतलब P1 V1 T इज इक्वल टू पी। मतलब ये ऐसा है कि आप देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि T1 = T2 मतलब टेम्परेचर सेम रहता है आइसोथर्मल में, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। सो T1 को हम लिख सकते हैं, आप देखो कि PV = NRT। सो T को हम लिख सकते हैं कि PV/NR, P1/V1/NR =P2/V2/NR। और दोनों NR आपस में कट जाएंगे और P1V1 = P2V2। ये P2V2 ये आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सिमिलरली एक आता है हमारे पास गे-लुसेक्स लॉ। गे-लुसेक्स लॉ इस ये हमें क्या बोलते हैं कि ये भी सेम आप देख सकते हो कि P1 एक मिनट, जो गे-लुसेक्स लॉ है वो हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं कि आप देखो कि PV = NRT। और आइडियल गैस के लिए आइसोकोरिक में V1 = V2 रहता है। सो V = NRT/P1, NR T1/P1 = NR T2/P2। So P1/T1 is equal to P2/T2 and this is our Gay-Lussac's law। एंड अगर इसका हम ग्राफ बाद में देखते हैं, सो पहले आइसोबैरिक देख लेते हैं। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। सिमिलरली चार्ल्स लॉ यहाँ पे होता है कि V1/T1 = V2/T2। इसको भी हम PV = NRT से अगर लिखते हैं, सो प्रेशर कांस्टेंट है, सो वॉल्यूम नीचे चला जाएगा। N1 सॉरी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहता है। सो NR T1/V1 = NR T2/V2। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि V1/T1 = V2/T2। सो ये चार्ल्स लॉ भी हमारे पास प्रूव हो गया। और इसके बाद आता है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस, जो मैंने पहले बोला था कि चेंज इन यहाँ पे जो हीट होता है, मतलब ऐसे हम चेंज इन हीट नहीं बोल सकते क्योंकि हीट मतलब ही सिस्टम में कोई चेंज आएगा इसलिए हीट आएगा। सो हम चेंज इन हीट नहीं बोलते, हम डायरेक्ट हीट बोलते हैं। सो इसमें हीट जीरो हुआ, मतलब जो हीट एक्सचेंज होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में वो हमेशा जीरो के बराबर होगा। इसके बाद हम कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं जो कि मतलब इंपॉर्टेंट है हमारे इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के लिए। जैसे कि पहले आप देखो कि आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सो आप ये देखो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब बस एक ही पॉइंट पे टेम्परेचर एक्सिस पे बस एक ही पॉइंट पे ये है हमारे पास, ये भी मतलब एक ही पॉइंट पे हमारे पास है। एंड PV = NRT। सो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब P जितना बढ़ेगा V उतना ही घटेगा ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। मतलब P जितना भी बढ़ेगा
वॉल्यूम इतना ही घटेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। सो ये हो गया एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और ये एक्सपेंशन है इसलिए वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर ये एक्सपेंशन नहीं तो कंप्रेशन होता, तो आप देखो कि कंप्रेशन में वॉल्यूम घट रहा है, और कंप्रेशन में आप देखो कि पी वी इक्वल टू एन आर टी हम लिखते हैं। सो यहाँ पे आप देखो कि टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है और एन आर भी कांस्टेंट है। सो आप देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा और ये घटेगा। मतलब एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ये होता है हमारे पास, और कॉम्प्रेशन में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। फिर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सो अब देखो यहाँ पे पी वी इक्वल टू एन आर टी। सो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि पी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू बाई टी टू, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन आर भी कांस्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे पी बाई टी यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट होगा ऑलवेज, क्योंकि पी बाई टी इक्वल टू एन आर बाई वी वन। सो पी बाई टी अगर कांस्टेंट हुआ और यहाँ पे इंक्रीजिंग टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर को भी बढ़ना होगा। यहाँ पे आप इक्वेशन से देख सकते हो। सो ये वाला ग्राफ तो जस्टिफाई हो ही गया। और अगर टेम्परेचर जीरो हो गया तो प्रेशर भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट है और यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा। और क्योंकि आप देखो कि इंक्रीज इन टेम्परेचर है तो प्रेशर को बढ़ना ही होगा। और सिमिलरली इसका उल्टा जस्ट ग्राफ यहाँ पे डिक्रीज इन टेम्परेचर में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस, जहाँ पे हाँ आइसोबारिक प्रोसेस, जहाँ पे यहाँ पे प्रेशर हमारे पास, सॉरी एक सेकेंड, एक्चुअली ये हमारा आइसोथर्मल के लिए था, ये हमारा आइसोकोरिक के लिए था, और ये हमारा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए है। ये आइसोबारिक प्रोसेस है। सो आइसोबारिक में प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। सो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। एक सेकेंड, सॉरी, ग्राफ में प्रेशर नहीं आएगा, ये वॉल्यूम आएगा, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर डिक्रीज नहीं हो सकता है। वॉल्यूम बाई टेम्परेचर है ऑब्वियसली, ये भी वॉल्यूम बाई टेम्परेचर है, क्योंकि डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर जब, एक सेकेंड, ये प्रे ये प्रेशर बाई टेम्परेचर होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ना। अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, ये वॉल्यूम वाला ग्राफ है, ये प्रेशर वाला ग्राफ है ही नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। ये वाला ग्राफ हमने देखा था, ये हमने आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए देखा था, जाकि वॉल्यूम सेम है, मतलब डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। और ये भी है कि डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। और जो यहाँ पे हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस का जो कर्व है यहाँ पे, वो हमारे पास नीचे यहाँ पे है। जैसे कि आइसोबारिक में क्या होता है कि प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा। सो पी वी इक्वल टू एन आर टी। सो वी वन बाई टी वन और वी टू बाई टी टू यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगा। सो वी बाई टी, वी वन बाई टी वन इक्वल टू वी टू बाई टी टू, ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ताकि ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, सो वॉल्यूम को भी बढ़ना होगा। प्रेशर तो मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट है ही, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, सॉरी वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे प्रेशर तो कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा। आप ये सब इक्वेशन से ही देख सकते हो पी वी इक्वल टू एन आर टी से, क्योंकि आप देखो कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर प्रेशर तो यहाँ पे सेम ही है, मतलब ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज दिया है, सो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम को ही बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर सेम ही है। और सिमिलरली प्रेशर बाई वॉल्यूम देख लेते हैं। प्रेशर बाई वॉल्यूम, यहाँ पे आप देखो कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ओके, एंड वॉल्यूम यहाँ पे इसको इंक्रीज होना पड़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। एक सेकेंड, प्रेशर यहाँ पे कैसे बढ़ सकता है, प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा। ये शायद टेम्परेचर होगा यहाँ पे, ये टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज दिया है ना, और टेम्प लेकिन उसमें वॉल्यूम को भी इंक्रीज होना पड़ेगा। सॉरी, ये ग्राफ कुछ अलग हो गया यहाँ पे, इस ग्राफ को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आप देखो इस ग्राफ में जो प्रेशर दिया है हमारे पास, वो प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है। सो ये ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये ऐसा होना चाहिए ग्राफ।
ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद आता है हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज होने पे क्या होगा। सो जब हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ये वॉल्यूम होगा शायद। हाँ, क्योंकि इसका उल्टा ही होगा। सो मतलब ये पहले ऐसा था, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा था ऐसा हो जाएगा, ऐसा था ऐसा हो जाएगा, और ये क्या हो गया मतलब इस ये तो एडियाबैटिक का है। ये एडियाबैटिक का एडियाबैटिक प्रोसेस में जो चेंज इन हीट होता है वो जीरो होता है। इसका एक फॉर्मूला रहता है कि पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ आप याद रख लेना, क्योंकि पी और वी यहाँ पे होता है और ऐसे करके ग्राफ नीचे आएगा ए से बी तक। और पी वी का और गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये मैंने बोल दिया था, जहाँ पे गामा को हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। गामा को हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। सो ये हमारा पेज 1 जो था हमारे पास शॉर्ट नोट का, ये कंप्लीट हो गया। और अभी हम बढ़ेंगे पेज 2 पे। सो पेज 2 पे आप देखो कि एडियाबैटिक का हमने ग्राफ देखा था पहले, ये ऐसा बनता है पीवी ग्राफ। और आइसोथर्मल का हमने ग्राफ देखा था यहाँ पे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, ये पीवी ऐसा बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे आइसोथर्मल हमेशा ऊपर रहेगा एडियाबैटिक का। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा ग्राफ आ जाए कि कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबैटिक, सो आप ये याद रखना कि एडियाबैटिक हमेशा नीचे रहता है और आइसोथर्मल हमेशा यहाँ पे ग्राफ में ऊपर रहता है। और मैथमेटिक और इसके बाद हम देख लेते हैं कि वर्क क्या होता है। सो वर्क आपको पता है कि वर्क क्या होता है कि कैसे बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है तो फोर्स और जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स की वजह से, सो फोर्स और डिस्टेंस का डॉट प्रोडक्ट ही हम वर्क बोलते हैं यहाँ पे फिजिक्स में। और जब हम गैस के लिए बोलते हैं, सो गैस के लिए चेंज इन वर्क, या चेंज इन वर्क क्या मतलब वर्क ही आप मान लो, W इज इक्वल टू पी डी वी इंटीग्रल, W इज इक्वल टू इंटीग्रल पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। और डी वी का जो ये वॉल्यूम है वो V1 से V2 तक जाएगा। आप देखो कि जब भी हम केमिस्ट्री में बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि कोई वर्क डन अगर सिस्टम कर रहा है, हमारे पास कोई सिस्टम है और ये कोई वर्क डन कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, तो इसको हम लेते हैं नेगेटिव। और जब भी हम बोलते हैं कि वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे हम कितना वर्क कर रहे हैं, इसको हम लेते हैं पॉजिटिव। और आप एक चीज़ याद रखना कि इसको हम फिजिक्स में उल्टा लिखते हैं। फिजिक्स में हम लिखते हैं वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव भी हम लिखते हैं फिजिक्स में, लेकिन केमिस्ट्री में ये ऐसे लिखते हैं। और एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे वो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ गैस विच एक्सपेंड्स और कॉम्प्रेसेस। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर वो प्रेशर होगा मतलब जो कि गैस जिस प्रेशर के साथ एक्सपेंड या कॉम्प्रेस करेगा वो प्रेशर यहाँ पे आएगा। एक चीज़ आप याद रखना कि जो हीट और वर्क है वो बाउंड्री फेनोमेना होता है, वो बाउंड्री पे डिपेंड करता है, मतलब वो बाउंड्री पे होते हैं वर्क और हीट। एक और चीज़ वर्क से हमें याद रखना होगा कि एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, अगर आपको कोई ऐसा पीवी ग्राफ दिया है, सो इसका जो एरिया आएगा वो वर्क डन के इक्वल आएगा। सो अगर आपको कोई ग्राफ दिया है और बोला गया है कि इसका आप वर्क डन निकालो, सो हम डायरेक्टली उसका एरिया निकाल सकते हैं अगर एरिया पता हो तो। इसके बाद आता है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि जैसे आप देखो कि प्रोसेस मतलब ए स्टेप से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर ए से बी तक गया, बी से सी तक आया, सी से डी तक, और डी से फिर से ए तक चला गया ये। सो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसमें डेल्टा यू हमारे पास जीरो रहता है। मतलब डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एस मतलब हमारे पास होता है चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा पी मतलब होता है चेंज इन प्रेशर, डेल्टा एन होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। जो कि साइक्लिक प्रोसेस है पाथ फंक्शन के लिए इज नॉट इक्वल टू जीरो और स्टेट फंक्शन के लिए इक्वल टू जीरो। पाथ फंक्शन हमने क्या पढ़ा था पहले, वर्क पढ़ा था, फिर हीट पढ़ा था, ये सब हमने पढ़ा था पाथ फंक्शन में। फिर से देख लो कि हमने वर्क पढ़ा था, फिर हीट पढ़ा था, फिर हीट कैपेसिटी, ये सब था हमारे पास यहाँ पे पाथ फंक्शन। और बाकी जो सारे फंक्शन थे जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और यहाँ पे एंट्रोपी, ये सारा का सारा हमारे पास रहता है स्टेट फंक्शन। सो स्टेट फंक्शन के लिए जो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन होता है वो इक्वल टू जीरो रहता है। जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फिर चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारा का सारा चेंज का जो वर्क डन आएगा वो जीरो आएगा। और पाथ फंक्शन के लिए वो नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी ये क्या होता है। इंटरनल एनर्जी आपको पता है कि कोई भी एक सिस्टम होगा उसके अंदर कितना एनर्जी कंटेंट है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में बहुत टाइप होता है, जैसे कि मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी को भी बहुत बार बोल देते हैं इंटरनल एनर्जी।
सो इंटरनल एनर्जी क्या होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे अच्छा, इंटरनल एनर्जी को हम यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम ई यू या ए दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। और डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये आता है बस यू टू माइनस यू वन। ये आपको पता होगा कि फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। इसके बाद आता है हमारे पास एंथैल्पी। एनर्जी देख लिया हमने, हमने वर्क डन देख लिया। इसके बाद आता है हमारे पास एंथैल्पी। और एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी होता है हमारे पास H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ये होता है हमारे पास वर्क डन, ये होता है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। सो एंथैल्पी जो आएगा, एंथैल्पी आएगा इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ये फॉर्मूला याद रख लेना कि एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, या फिर इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी, या फिर पी डेल्टा भी, जो भी हो। पी का मतलब आपको पता है कि प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, फिर यू आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी है, फिर एच एंथैल्पी या फिर हीट एंथैल्पी है। सो डेल्टा और चेंज इन एंथैल्पी जो आएगा वो आएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी पी। सो डेल्टा पी पी जो मैंने बोला था वो हमने चेंज इन एंथैल्पी के लिए बोला था। इसका और दो टाइप रहता है, जो कि एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पे और एक होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे आप देखो कि प्रेशर कांस्टेंट है, सो चेंज इन प्रेशर जीरो आएगा। सो प्रेशर को हमने यहाँ पे सामने लिख लिया, नहीं तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि चेंज इन प्रेशर यहाँ पे नहीं हो रहा। सो अब बस चेंज इन वॉल्यूम से अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये होगा हमारे पास नया फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर के लिए। और ये अगर कोई आइडियल गैस हुआ तो आपको पता है कि पी को हम लिख सकते हैं कि पी वी इक्वल टू एन आर टी। और आप देखो कि पी डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी, क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी अगर होता है सो पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी भी होता है। सो इसको हमने लिख लिया कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। अच्छा, और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, मतलब गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टर। ये कोई केमिकल रिएक्शन के लिए होगा, क्योंकि आप देखो कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है हमारे पास, उसमें प्रोडक्ट के मोल्स में और रिएक्टर के मोल्स में कुछ चेंजेस आता है, नहीं तो मतलब रिएक्शन कोई फ़ायदा नहीं होगा ऑब्वियसली। सो प्रोडक्ट का जो गैसियस प्रोडक्ट जब भी होगा कोई, उसका जो प्रोडक्ट होगा, उसका जो जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होगा माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को हमने सब्सट्रैक्ट करना होगा। सो उससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा एन जी, ये होता है हमारे पास डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस यहाँ पे एन आर टी था और ये एन आर डेल्टा टी था, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एन जी आर टी, क्योंकि आप देखो कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। सो टेम्परेचर के सामने हम डेल्टा नहीं लिखेंगे, और डेल्टा एन जी मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जो भी होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में, वो हम लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद आता है हमारे पास हीट। हीट क्या है अब यह भी आपको पता है कि हीट में आप एक चीज़ याद रखें, हीट मतलब बेसिकली गर्म करना होता है नॉर्मल अंग्रेजी में, लेकिन केमिस्ट्री में वो ही मतलब हीट का मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी। आप ऐसा मान लो कि चेंज इन एनर्जी, इसको हम बेसिकली हीट बोल सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप एक चीज़ याद रखना कि अगर कोई सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम और सिस्टम से, एक सेकेंड, ये एरो उल्टा होगा और ये एरो ऐसा होगा। अच्छा, आप एक चीज़ याद रखना यहाँ पे कि जब भी सिस्टम को हम कोई हीट देते हैं बाहर से, जब भी हम सराउंडिंग से सिस्टम को कोई बाहर से हीट देते हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव हीट। जो भी हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, अगर बाहर से हीट आए तो हम लिखेंगे पॉजिटिव साइन विद द हीट वैल्यू, एंड अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है तो उसको हम लिखेंगे नेगेटिव हीट वैल्यू। एक सिस्टम है हमारे पास और सिस्टम के सराउंडिंग में जो रहता है वो उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। सो सराउंडिंग से जो हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और सिस्टम से जो हीट सराउंडिंग में जाता है उसको हम लेते हैं नेगेटिव। सो इसके बाद आता है हमारे पास हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है कि हीट कैपेसिटी बेसिकली ये होता है चेंज इन हीट, मतलब चेंज इन हीट बाई टेम्परेचर। सो हीट कैपेसिटी होता है डी क्यू बाई डी टी, मतलब चेंज इन हीट बाई चेंज इन टेम्परेचर। ये होता है हमारे पास हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी आप याद रख लेना, क्योंकि मतलब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा मिल सकता है कि उसका हमको हीट कैपेसिटी दे दिया और चेंज इन टेम्परेचर दे दिया, अब बोल सकता है कि चेंज इन हीट निकाल दो। और ये अब इसलिए अब देखो कि चेंज इन हीट किस में आएगा, किस यूनिट में आएगा, वो आएगा जूल में। चेंज इन टेम्परेचर किस में आएगा, वो आएगा सेल्सियस में।
या फिर केल्विन में, लेकिन नॉर्मली हम जूल पर डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, जबकि टेम्परेचर सेल्सियस में दिया रहता है। और एक रहता है हमारे पास, ये तो हो गया हीट कैपेसिटी, और एक होता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों में डिफरेंस है, एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक होता है हीट कैपेसिटी। सो जो हीट कैपेसिटी में हीट का फॉर्मूला आता है वो होता है हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू सी डी टी, और सी को हम बस यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं एम एस डी टी से। सो यहाँ पे रहता है डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी। जो यहाँ पे डी क्यू है, डी को मतलब चेंज इन हीट, एम मतलब यहाँ पे मास, एम होता है यहाँ पे मास, और एस मतलब यहाँ पे होता है हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डी टी मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। ये कैपिटल डी आना चाहिए क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर लिख रहे हैं हम यहाँ पे। और इसके बाद आता है हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी। सो सेम बेसिकली पहले जब हमने इसको लिखा था, ये हमने जनरल सेंस के लिए लिखा था, और जब भी हम इसको पर मोल मतलब लिखना चाहते हैं, इसको जब भी पर मोल लिखना चाहते हैं, सो पर मोल का मतलब क्या है कि इसको हमको एन मतलब नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना होगा। सो जस्ट हीट कैपेसिटी को अगर हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब पर मोल मतलब एक मोल के लिए हीट कैपेसिटी कितना है, इसको अगर हमें निकालना होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास। सो इसमें आप एक चीज़ याद रखना कि जो Cp होता है वो हम कांस्टेंट प्रेशर में लिखते हैं उसको, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो होता है Cp, एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है वो होता है हमारे पास यहाँ पे Cv। सो Cp और Cv आपको याद रखना होगा क्योंकि ये बाद में काम आएगा। सो फॉर ए गैसियस सिस्टम, अगर कोई गैसियस सिस्टम है हमारे पास जिसमें कि गैस भरा हो, सो उस सिस्टम का मोलर हीट कैपेसिटी या तो Cv हो सकता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, या तो Cp हो सकता है कांस्टेंट प्रेशर पे। ये हमने देख लिया ऑलरेडी। इसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि हमने पहले ही देख लिया था कि डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी। सो ये ऑब्वियसली डी क्यू हमको हम लिखते हैं यहाँ पे जूल में, और एम को हम लिखते हैं ग्राम में, और डी टी को केल्विन में। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी होगा, एम एस डी टी। सो डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी, ये भी हमने देखा था। सो आप एक चीज़ यहाँ पे मान लो कि सी पी सी बी क्या रहता है हमारे पास। सी पी सी बी क्या होता है कि अगर एक सिस्टम है हमारे पास और उस सिस्टम में एक कांस्टेंट वॉल्यूम फिक्स्ड है हमारे पास, वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दिया, और गैस यहाँ पे 1 मोल है, और इसका टेम्परेचर हमने 1 डिग्री से बढ़ा दिया। सो अब देखो कि पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ पे आप देखो कि जो आइडियल गैस कांस्टेंट होता है वो तो कांस्टेंट रहता है, जो एन होता है हमारे पास मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ये भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा क्योंकि इसको हमने क्लोज कर दिया यहाँ पे, और वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। सो ये भी कांस्टेंट रहेगा। सो टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, और जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और प्रेशर बढ़ता है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सी वी। और उसका उल्टा, जब भी प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम को बढ़ना ही होगा। अब देखो कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है 1 मोल गैस के लिए। सो जब भी हम इसको टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास, वॉल्यूम का जो वैल्यू आता है वो बन जाता है यहाँ पे हमारे पास सी पी। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि सी पी का वैल्यू हमेशा सी वी से ज़्यादा होता है। सी पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी। इसके बाद जो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसके बाद आता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली कुछ नहीं बल्कि एनर्जी कंजर्वेशन है यहाँ पे। जैसे कि आप मान लो कि कोई एक सब्सटेंट या फिर कोई एक सिस्टम है हमारे पास, उस सिस्टम का पहले इंटरनल एनर्जी था U1, पहले इंटरनल एनर्जी U1 था, और उस सिस्टम ने कुछ वर्क किया और उस सिस्टम से कुछ हीट निकला, या फिर उस सिस्टम को हमने कोई वर्क करा, या फिर उस सिस्टम को हमने कोई हीट दिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें अगर वर्क डन और हीट का कोई चेंज आ रहा है यहाँ पे सिस्टम में, और U1 से U2 में जाता है, सो बेसिकली डेल्टा U होता है हमारे पास यहाँ पे U2 माइनस U1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W की इनिशियल एनर्जी तो यह था, और इसमें हम ये एनर्जी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब जो इनिशियल एनर्जी था और जो फाइनल एनर्जी है वो हमेशा इक्वल होगा। ये इसको हम बोलते हैं चेंज इन एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज energy can neither be created nor be destroyed, it's just changes from one form to another. So delta U is equal to Q plus W। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस देखते हैं, सो आप देखो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है। आप देखो
डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। और जब भी हम आइसोथर्मल में डेल्टा टी इक्वल टू जीरो कर देते हैं सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेल्टा यू भी जीरो हो जाता है। सो अगर डेल्टा यू यहाँ पे जीरो हो गया सो डेल्टा यू अगर जीरो हुआ सो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये ऑटोमेटिकली हो गया। एक सेकेंड, अच्छा हाँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो सो डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो सो डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज कांस्टेंट। आप ये याद रखना कि जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो एक सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो रहा था पहले वो कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं हमारे पे एडियाबैटिक प्रोसेस पे। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम फर्स्ट लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एडियाबैटिक में क्यू इक्वल टू जीरो रहता है सो डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्योंकि यहाँ पे क्यू अगर जीरो हो गया हमारे पास, अगर क्यू यहाँ पे जीरो हो गया सो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ये हमारे पास बन जाएगा। और इसको भी हमने यहाँ पे देख लिया। और आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जब भी यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है सो आप देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी, हम वॉल्यूम को यहाँ पे कांस्टेंट करते हैं और एन और आर पहले से कांस्टेंट था तो बस प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होता है। और आइसोकोरिक प्रोसेस में जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आप देखो कि वर्क डन जीरो होगा। और वर्क डन क्यों जीरो होगा, इसका एक कारण है कि आप देखो वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा भी होता है, मतलब प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे अगर जीरो आ रहा है हमारे पास तो यहाँ पे वर्क डन भी इक्वल टू जीरो आएगा। और अगर वर्क डन यहाँ पे जीरो आता है तो अब देखो कि वर्क डन अगर जीरो आएगा तो डेल्टा इक्वल टू क्यू हो जाएगा। डेल्टा इक्वल टू क्यू ये हो गया। इसके बाद आता है बस आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में ये होता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। आइसोबारिक प्रोसेस में जो प्रेशर रहता है वो हमारे पास रहता है कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस में यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है। सो यहाँ पे आप देखो कि जो डेल्टा एच होगा वो होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच मतलब क्या था, डेल्टा एच मतलब यहाँ पे था हमारे पास एंथैल्पी या फिर जो फ्री एनर्जी है सिस्टम का। सो सिस्टम का जो फ्री एनर्जी होगा वो ऑब्वियसली डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होगा। क्योंकि आप देखो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर टी और प्रेशर को हमने यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। और इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी ये आ जाएगा। लेकिन अगर वैसे एक बात था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ सो ये वाला फार्मूला में लगेगा, लेकिन आइसोबैरिक प्रोसेस में भी यही लग रहा है कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी एंड क्यू पी। सो क्या हो जाएगा, अब देखो कि क्यू पी इज इक्वल टू जो क्यू पी हुआ, क्यू पी ये डेल्टा एच हुआ। सो मतलब क्यू पी को हम ये भी लिख सकते हैं कि क्यू पी, इसको आप छोड़ दो, इसको आप छोड़ो, आप इसको ऐसे देखो कि क्यू पी को हम लिख सकते हैं कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्योंकि अगर डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी हुआ और डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एल जी आर टी हुआ सो हम क्यू पी को भी लिख सकते हैं कि क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। So this was our second part of thermodynamics and it was our main part, the first law of thermodynamics. And after this we are going to study about some more things about first law is still there. And it's more related to like CP, CV. We have already covered the basic of the first law, and after that it's like CP, CV, Poisson's ratio, and after that there will be discussion about thermodynamic changes in isothermal process and in other process, and after that we will enter thermochemistry. And almost we are we have done the major portion of the first law of thermodynamics. So it's the first part of the lecture.